कक्षा 7 विषय संस्कृत द्वितीय पाठः अर्थात पाठ 2 मूर्खः राजकुमारः मूर्ख राजकुमार। इस पाठ में 4 मूर्ख राजकुमारों के विषय में बताया गया है। और देखिए क्या शिक्षा दी गई है। इस कहानी में ये शिक्षा दी गई है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान सुषुप्त अवस्था में विद्यमान है। अर्थात ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। कुछ व्यक्तियों में ये सुषुप्त अवस्था में होता है तो कुछ व्यक्तियों में जागृत अवस्था में। सुषुप्त का अर्थ होता है सोई हुई अवस्था में। सही दिशा मिलने पर वह जागृत हो जाता है, जैसे सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है। लेकिन जिस तरह से सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है उसी तरह से सही दिशा मिलने पर वह जागृत हो जाता है। अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एकदा सुदर्शनः नामः एकः नृपः आसीत्। एकदा एक समय की बात है। सुदर्शन नामः नाम एकः एक नृपः राजा आसीत् था। एक समय की बात है। सुदर्शन नाम का एक राजा था। प्रजा पालने अति कुशलः सः स्नेहने प्रजा अपालयत्। प्रजा पालन में अति मीन्स बहुत अधिक, कुशलः मीन्स कुशल, सह वह स्नेह से प्रजा को अपालयत् पालन करता था। प्रजा पालने में अत्यधिक कुशल वह प्रेम से अपनी प्रजा का पालन करता था। परं तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्रा मूर्खाः अशिक्षिता गुणहीना च आसन्। परंतु तस्य उसके नृपस्य राजा के चत्वारः 4 पुत्र मूर्खाः मूर्ख अशिक्षिताः अशिक्षित गुणहीना गुणहीन च और आसन थे। परंतु उस राजा के 4 पुत्र मूर्ख अशिक्षित और गुणहीन थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। एतस्मात् कारणात् इस कारण से राजा अत्यधिक चिंता से व्याकुल हुआ, अर्थात वह अत्यधिक परेशान हो उठा। किम करोमि, किम क्या करूँ, करूँ मैं क्या करूँ। कथमेतान् मम विद्याहीनान् पुत्रान् सर्वगुण संपन्नान् करोमि। कौन एतान इन मम मेरे विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करेगा। अर्थात कौन मेरे इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न करेगा। वारं एवं विचिन्तय चिन्तापरः सः अग्रिमे दिवसे राजसभाया आगत्य अघोषयत्। बार बार ही विचार करके और चिंता करके वह अगले दिवसे मीन्स दिन राजसभा में आकर बोला। अर्थात बार बार यह विचार करके चिंतित होते हुए उसने अगले दिन राजसभा में आकर कहा, अस्ति कश्चित् विद्वानः पंडितः यः मम मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुं समर्थः भवेत्। अस्चित है कश्चित कोई विद्वान पंडित यह जो मम मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण कर्तुम करने में समर्थ है। कोई विद्वान या पंडित जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण करने में समर्थ है। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभुतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। अहम मैं तस्मै उस महापंडित को प्रभुतम बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दास्यामि दूंगा। अर्थात मैं उस महापंडित को बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। एतत्
आकारणे विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्य नृपं सुदर्शनम उत्साहपूर्वकम अवदत्। इस बात को आकर्ण्य सुनकर विष्णु शर्मा पंडितः विष्णु शर्मा नाम का पंडित किंचित कुछ विचार करके नृपम राजा सुदर्शन से उत्साहपूर्वकम अवदत् बोला। अर्थात इस बात को सुनकर विष्णु शर्मा नाम का पंडित कुछ विचार करके राजा सुदर्शन से उत्साहपूर्वक बोला। महाराजः अहम एतान राजकुमारान नीतिशास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थः अस्मि। महाराज मैं एतान इन राजकुमारों को नीति शास्त्रों में निपुण कर्तुम करने में समर्थ अस्मि हूँ। अर्थात महाराज मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्रों में निपुण करने में समर्थ हूँ। ते मया सह आगच्छन्तु, उन सबको मया मेरे साथ आगच्छन्तु चलना होगा। अर्थात मेरे उन राजकुमारों को मेरे साथ चलना होगा। मैं गृहे निवसन्तु, मेरे घर में निवसन्तु रहना होगा। मंत्रः च नीतिशास्त्राणां विद्यां विन्दनमु, और नीति शास्त्रों का और विद्या को प्राप्त करना होगा। ततः ते राजकुमारः विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन्। इसके बाद वे राजकुमार विद्यालाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ अगच्छन् चले गए। अर्थात इसके बाद वे सब राजकुमार विद्या प्राप्ति के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ चले गए। विष्णु शर्मा पंडितः पशुपक्षिणां कथाभिः तेषां राजपुत्राणां मनोरञ्जनः कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्रं ज्ञानम् अपि अशिक्षयत्। विष्णु शर्मा पंडित ने पशु पक्षियों की कहानियों से उन राजकुमारों का मनोरंजन करते हुए सरलता से उनको नीति शास्त्र के ज्ञान की शिक्षा भी दी। कालेन ते मूर्खा राजकुमारा प्राज्ञा शास्त्रेषु च परम निपुणा अभवन्। कालेन समय के साथ वे सब मूर्ख राजकुमार प्रज्ञा ज्ञानवान शास्त्रेषु शास्त्रों में और परम निपुण और बहुत अधिक निपुण हुए। अर्थात समय के साथ वे मूर्ख राजकुमार ज्ञानवान और शास्त्रों में निपुण हुए। राजा सुदर्शन सुशिक्षितान् स्वपुत्रान् दृष्ट्वा संतुष्टः सन् विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलं धनराशिं पुरस्कार रूपेण अयच्छत्। राजा सुदर्शन ने सुशिक्षित अपने पुत्रों को देखकर संतुष्ट होकर विष्णु शर्मा पंडित को विपुलः बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दिया। अर्थात राजा सुदर्शन ने अपने पुत्रों को सुशिक्षित देखकर और संतुष्ट होकर विष्णु शर्मा पंडित को बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दिया। पुरस्कारं प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदितः अभवत्। पुरस्कार को प्राप्त करके विष्णु शर्मा बहुत अधिक आनंदित प्रसन्न अभवत हुआ। अर्थात पुरस्कार को प्राप्त करके विष्णु शर्मा बहुत अधिक आनंदित अर्थात प्रसन्न हुआ। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 मूर्ख राजकुमार का स्वस्वर वाचन किया था। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य का समाधान करेंगे।
तो आइए चलिए पृष्ठ संख्या 11 पर आइए। वहाँ पर हमारा प्रथम अभ्यास कार्य है प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में प्रश्न दिए गए हैं। अब हमको इन प्रश्नों के उत्तर भी संस्कृत में ही लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नृपस्य नाम किम आसीत्? नृपस्य राजा का नाम किम क्या आसीत् था, अर्थात राजा का नाम क्या था। अब हमें इस प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न शब्द का पता करना है कि इसमें प्रश्न शब्द कौन सा है। अब देखते हैं, किम शब्द है, यह हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हम इस किम शब्द को यहाँ से हटा देंगे और इस जगह हम उत्तर लिखेंगे। तो बताइए, हमारा राजा का नाम क्या था? राजा का नाम सुदर्शन था। तो इसी प्रश्न से हमारा उत्तर बन जाएगा, नृपस्य नाम सुदर्शनः आसीत्। यानी किम की जगह हमने इसका उत्तर सुदर्शनः लिख दिया। पूरा उत्तर वैसे का वैसा ही आ जाएगा, प्रश्न से मिलता जुलता। और इस शब्द के नीचे, सुदर्शन के नीचे हम अधोरेखा खींच देंगे, इसलिए क्योंकि इससे हमें उत्तर को याद करने में आसानी है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, तस्य कति पुत्रा आसन? अर्थात उसके कितने पुत्र थे। तस्य उसके, कति कितने, पुत्र आसन थे। इस पूरे वाक्य में प्रश्न शब्द है कति। तो यहाँ भी हम कति शब्द को हटा देंगे और इस जगह हम उत्तर लिख देंगे। तो बताइए, उसके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर हम कति की जगह चत्वारः कर देंगे। तो पूरा उत्तर हो जाएगा हमारा, तस्य चत्वारः पुत्रः आसन, अर्थात उसके 4 पुत्र थे। 4 चत्वारः के नीचे हम अधोरेखा बना देंगे। तस्य पुत्रा कीदृशा आसेन? अर्थात उसके पुत्र कीदृशा कैसे थे। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक हमारा शब्द है कीदृशा। तो कीदृशा शब्द को भी हम यहाँ से हटा देंगे। लिखेंगे, तस्य पुत्रा मूर्खा अशिक्षिता गुणहीना च आसन। अर्थात उसके पुत्र मूर्ख, अशिक्षित, गुणहीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राजसभायाम किम अघोषयत्? अर्थात राजा ने राजसभा में क्या कहा। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है हमारा किम। अब इस प्रश्न को, वाचक शब्द को हम यहाँ से हटा देंगे। लिखेंगे, राजा राजसभायाम अघोषयत्। इसके आगे हम योजक चिन्ह लगा देंगे। इसका उत्तर यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो हमने इसका उत्तर नीचे लिखा है। जब भी हम कोई बात को कहते हैं या सुनते हैं या विचार करते हैं, तो उसे हम इस चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उद्धरण चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है इसका, यह कश्चित विद्वान पंडित मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान समर्थ करिष्यति अहम तस्मै प्रभुतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। अर्थात जो कोई विद्वान या पंडित मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण करने में समर्थ है, मैं उसको बहुत सारा धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। और पूर्ण विराम लगाकर हम उस उद्धरण चिन्ह से इस वाक्य को बंद कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, राजकुमारा विद्यालाभाय केन सह अगच्छत्? अर्थात राजकुमार विद्यालाभ के लिए केन किसके साथ अगच्छत् गए। राजकुमार विद्यालाभ के लिए किसके साथ गए। अब इस पूरे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है केन। इस केन शब्द को हम हटा देंगे। तो बताइए, किसके साथ गए थे? विष्णु शर्मा पंडित के साथ। तो हम इस जगह सिर्फ केन की जगह हम उसका उत्तर लिखेंगे, बाकी वही का वही प्रश्न से आ जाएगा। लिखिए,
राजकुमारः विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छत, अर्थात राजकुमार विद्या लाभ के लिए विष्णु शर्मा पंडित के साथ गए। इस प्रकार हमारे प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। अब हमारा अगला अभ्यास कार्य है प्रश्न संख्या 2। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य गठन संस्कृत में कीजिए, अर्थात जो ये शब्द दिए गए हैं आसीत, समर्थ, अतीव, पुत्रा, विचार्य, इन शब्दों का प्रयोग हमें संस्कृत में करना है। ये हमें इस तरह से वाक्य बनाना है कि यह शब्द उन वाक्यों के अंदर आए। जैसे यहाँ पर है आसीत, आसीत का अर्थ होता है था। तो हम इसी पाठ में देखेंगे आशीष शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है। तो देखिए, आइए पहली ही हमारी पंक्ति है, एकदा सुदर्शना नामः एकः नृपः आसीत्। यहाँ पर हमको आसीत शब्द मिल गया, तो हम इसी पंक्ति को यहाँ पर लिख देंगे। लिख दीजिए, एकदा सुदर्शनः नामः एकः नृपः आसीत्। ये हमने पूरी पंक्ति लिख दी है और आसीत के नीचे हमने अधोरेखा बना दी है ताकि इससे स्पष्ट हो सके कि हमने आशीष शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया है। हमारा दूसरा शब्द है समर्थ। समर्थ का अर्थ होता है समर्थ या योग्य या निपुण। अब हम पाठ में ही देखते हैं समर्थ शब्द का प्रयोग हमने कहाँ किया है। तो आइए देखते हैं हम लोगों कहाँ पर है समर्थ। हाँ, ये हमको मिल गया है कि जब राजा ने पूछा कि कौन मेरे पुत्रों को विद्वान बनाने में समर्थ है, तो विष्णु शर्मा पंडित ने कहा, अहमेतान राजकुमारान नीतिशास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थ अस्मि। अब ये हमारा वाक्य काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम इसमें से कुछ शब्दों को हटा देंगे। जैसे अहम शब्द है, यानी इससे हम एक वाक्य बनाएगा कि मैं उन राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण करने में समर्थ हूँ। इस तरह से हम वाक्य बना देंगे। तो हम लिखेंगे, अहम एतान राजकुमारान नीति निपुणान कर्तुम समर्थः अस्मि, अर्थात मैं राजकुमारों को नीति में निपुण करने में समर्थ हूँ। शास्त्रेषु शब्द को हटा देंगे वाक्य को छोटा करने के लिए। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, अहम एतान राजकुमारान नीति निपुणान कर्तुम। और जो समर्थ शब्द है उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। इसे स्पष्ट करने के लिए वापस हम यहाँ पर अधोरेखा बना देंगे। अब अगला शब्द है अतीव। अतीव मीन्स बहुत अधिक या अत्यधिक। अब इस शब्द को हम ढूंढते हैं पाठ में। अतीव, एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्, अर्थात इस कारण से राजा अत्यधिक चिंता से आकुल हुआ या परेशान हुआ। तो हम इस वाक्य को छोटा करने के लिए कर देंगे, राजा अतीव चिंता आकुलः आसीत्, अर्थात राजा अत्यधिक चिंता से परेशान हुआ या था। हमने यहाँ पे लिख दिया, राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इसी तरह पुत्रा, तो यही हमने वाक्य में इधर देख लिया था पाठ में कि राजा के कहाँ पे शब्द पुत्रा शब्द का प्रयोग है। नृपस्य चत्वारः पुत्राः आसन, इसको हमने छोटा करके इस तरह से लिख दिया है। अर्थात यहाँ पे देखिए आप, तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्रा मूर्खा शिक्षिता गुणहीना च आसन, लेकिन इतना बड़ा वाक्य हम लिखेंगे तो हमारा वाक्य बड़ा हो जाएगा। इसको हम थोड़ा छोटा रूप में लिखेंगे। नृपस्य चत्वारः पुत्राः आसन, अर्थात राजा के 4 पुत्र थे। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको छोटे वाक्य के रूप में परिवर्तित करके लिख दिया है। विचार्य, विचार्य का अर्थ होता है विचार करके। अब देखते हैं इस वाक्य का कहाँ प्रयोग हुआ है। तो आइए यहाँ पर, एतत् आकारणे विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्य नृपः सुदर्शनः उत्साहपूर्वकम् अवदत्। अब ये भी वाक्य काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको छोटा बना देंगे कि विष्णु शर्मा पंडित ने कुछ विचार करके कहा अवदत्। तो हमने इसको लिख दिया है, विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्य अवदत्, अर्थात विष्णु शर्मा पंडित ने कुछ विचार करके कहा।
इस प्रकार यह हमारा अभ्यास कार्य 2 पूरा होता है। हमारा अगला अभ्यास कार्य है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन लिखिए। अर्थात जो ये शब्द दिए गए हैं, प्रजा पालने, गुणहीना, सरलतया, इन शब्द को देखकर हमें इनके विभक्ति और वचन बनाने हैं। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा कि राम के शब्द रूप, रमा के शब्द रूप और फल के शब्द रूप, उसी के आधार पर इन शब्दों के रूप हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पर है प्रजा पालने, इसमें आखिरी शब्द है न में एक ही मात्रा लगी है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप इसका लिंग निर्धारित करेंगे कि किस लिंग का है ये है राम शब्द है, इसका ये पुल्लिंग है और ये राम शब्द के रूप में बनेगा। तो राम की सप्तमी विभक्ति रामे में एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रजा पालने, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। और अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप पृष्ठ संख्या 95 पर जाकर राम के शब्द रूप देखिएगा, उसको देखकर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी प्रकार है गुणहीना। गुणहीना में आखिरी शब्द है हमारा मूल शब्द है हमारा गुणहीन और उसमें लगी हुई है आ की मात्रा और विसर्ग। तो इसी प्रकार राम में प्रथमा विभक्ति है रामः, रामो, रामः। तो रामः शब्द में आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। ये है सरलतया। सरलतया मूल शब्द होगा इसका सरलता। सरलता से पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें रमा के शब्द रूप बनेंगे। रमा में तृतीया विभक्ति में रमिया शब्द होता है, उसी प्रकार यहाँ पे सरलतया शब्द बना है। तो इसमें भी आप पृष्ठ संख्या 95 पर जाकर रमा के शब्द रूप देखिएगा। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तेषाम शब्द ये है तद शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ तेषाम बनेगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसे भी पृष्ठ संख्या 98 पर जाकर देखिएगा आप, तब आप इसके शब्द रूप समझेंगे। निपुणान। निपुणान यहाँ पर मूल शब्द है इसका निपुण और इसमें न शब्द जुड़ा और हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम राम शब्द की अगर द्वितीय विभक्ति बोलेंगे तो रामम, रामो, रामान। तो यहाँ पर उसके अनुसार ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द बन रहा है। दिवसे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ पर राम शब्द में एक ही मात्रा होती है तो उसी के आधार पर ये दिवसे शब्द बना है। तो यहाँ पर एक ही मात्रा है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। नृपस्य, यहाँ पर से लगा हुआ है तो रामस्य शब्द बना है षष्ठी विभक्ति में, तो यहाँ नृपस्य मूल शब्द होगा और उसमें से लग गया है, इसलिए ये षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले राम, रमा और फल शब्द के शब्द रूपों को अच्छे से याद करना होगा, इसलिए आप इन छुट्टियों में बैठकर अच्छे से पहले राम शब्द के शब्द रूप याद करें और अभी समझने के लिए इसे पृष्ठ संख्या 95 और पृष्ठ संख्या 98 को देखें। हमारा अगला अभ्यास कार्य है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। अर्थात इनमें जिन शब्द, इस पंक्ति में जिस शब्द का अभाव है उसे हमें यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पर सह प्रजा अपालित, तो अगर हम पृष्ठ को पीछे करके देखते हैं तो यहाँ हमें ये पंक्ति मिल रही है सह स्नेहने प्रजा अपालित। तो यहाँ पर स्नेहने शब्द का लोप है, इसलिए हम यहाँ पर स्नेहने शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह हमारा दूसरा शब्द है सह राजसभायाम अघोषित, उसने राजसभा में आकर कहा। तो यहाँ पर जिस शब्द का है उसे हम देखेंगे। तो यह सह अग्रिमे दिवसे राजसभा अघोषित, तो यहाँ पर सह राजसभा याम आ रहा है, इसके बाद के शब्द को हमें बताना है, तो यहाँ आगत्य शब्द आ जाएगा।
राजकुमारा प्राज्ञा च परम निपुणा अभवन। राजकुमार की बुद्धिमान और शास्त्रों में निपुण हो गए थे। तो यहाँ पर शास्त्रेषु शब्द का प्रयोग आ जाएगा। विष्णु शर्मा अति अभवत। विष्णु शर्मा अति आनंदितः। आनंदितः शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हम आनंदितः लिखेंगे। अहम प्रभुतम धनन रूपेण दास्यामि। तो यहाँ पर पुरस्कार शब्द आएगा। इस तरह आप पीछे देखकर इन रिक्त स्थानों को पूरा कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 6, पर्यायवाची शब्दों का परस्पर मेल कीजिए, अर्थात इनका मिलान करना है। तो नृपः, नृपः का होता है अर्थ राजा, तो राजा से इसको मैच कर देंगे। प्रभुतम, प्रभुतम बहुत अधिक, तो विपुलम का अर्थ भी बहुत अधिक होता है। अशिक्षितः, तो इसका होगा विद्याहीनः। कुशलः, कुशल का अर्थ होता है चतुर, तो यहाँ भी होगा निपुणा, निपुण का अर्थ भी चतुर होता है। राजकुमार, राजकुमार मीन्स राजकुमार, और राजपुत्र का भी अर्थ राजकुमार होता है। इस प्रकार हमारा मिलान का ये कार्य पूरा हुआ। और मिलान का कार्य करते समय आपको इस पैमाने का प्रयोग करना है। अब है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रश्न संख्या 7, यानी इन्हें हमें इन वाक्यों को संस्कृत में बनाना है। राजा का क्या नाम था? तो राजा को बोलते हैं नृपः, और का अर्थ होता है क में स्य लग जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया जाएगा। तो नृपस्य नाम, और का को क्या को बोलते हैं किम, तो किम आ गया, और था आसीत। नृपस्य नाम किम आसीत। ठीक है। राजा प्रेम से प्रजा का पालन करता था, तो राजा को बोलते हैं नृपः, और प्रेम से के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो स्नेह ने, और प्रजा को प्रजा पालन करता था, अपालियत। राजा के ग है, राजा के पुत्र कैसे थे? तो यहाँ पे भी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तो राजा के नृपस्य पुत्र यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग होगा, क्योंकि पुत्रः कैसे का अर्थ होता है कीदृशः, और थे आसन। नृपस्य पुत्रः कीदृशः आसन। राजकुमार किसमें निपुण हुए? राजकुमारः किसमें, कस्मिन् निपुणः हुए अभवन। राजकुमारः कस्मिन् निपुणः अभवन। किसने विद्याहीन राजकुमारों को शिक्षा दी? किसने को बोलते हैं कह। विद्याहीनः को विद्याहीनः, राजकुमारों को तो राजकुमारेभ्यः, राजकुमारों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए राजकुमारेभ्यः, और शिक्षा दी अशिक्षयत। हमारी अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अर्थात इसमें से उचित शब्द का हमें चयन करना है। राजा नृपस्य कति पुत्रा आसन। नृपस्य अर्थात राजा के कति कितने, पुत्रः पुत्र, आसन थे अर्थात राजा के कितने पुत्र थे। यहाँ पर हो जाएगा चत्वारः। दो थे, पंच 5, चत्वारः 4, षष्ठः 6। तो कितने पुत्र थे? 4 थे, इसलिए 4 वाला सही हो जाएगा। नृपस्य पुत्रः कीदृशः आसन। राजा के पुत्र कैसे थे? क है गुणी, ख है विद्वान, ग है विज्ञ अर्थात ज्ञानवान, घ है मूर्ख। तो इसमें घ वाला सही हो जाएगा मूर्ख। इस तरह हमारे पाठ 2 का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आप इसे अच्छे से समझिएगा और उत्तर और उसे इस पुस्तिका में करने का प्रयास कीजिएगा। हमारा कस्मिन् निपुणः अभवन। किसने विद्याहीन राजकुमारों को शिक्षा दी? किसने को बोलते हैं कह। विद्याहीनः को विद्याहीनः, राजकुमारों को तो राजकुमारेभ्यः, राजकुमारों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए राजकुमारेभ्यः, और शिक्षा दी अशिक्षयत। हमारी अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अर्थात इसमें से उचित शब्द का हमें चयन करना है।
राजा नपस्य कति पुत्रा आसन, नपस्य अर्थात राजा के, कति कितने, पुत्रः पुत्र, आसन थे अर्थात राजा के कितने पुत्र थे। यहाँ पर हो जाएगा चत्वारः, दो दो थे, पंच पाँच, चत्वारः चार, षष्ठः छः। तो कितने पुत्र थे? चार थे, इसलिए चार वाला सही हो जाएगा। नपस्य पुत्रः कीदृशः आसन, राजा के पुत्र कैसे थे? क है गुणी, ख है विद्वान, ग है विज्ञ अर्थात ज्ञानवान, घ है मूर्ख। तो इसमें घ वाला सही हो जाएगा मूर्ख। इस तरह हमारे पाठ 2 का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आप इसे अच्छे से समझिएगा और उत्तर और उसे इस पुस्तिका में करने का प्रयास कीजिएगा।